हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा एजुकेशन वर्ल्ड में। आज हम थेल्स प्रमेय को प्रूव करेंगे। थेल्स प्रमेय क्या है और इसे हम किस तरह से प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एग्जाम में थेल्स प्रमेय किस तरह से आ सकती है। उसमें हमें या तो सीधा सीधा लिखा होता है कि थेल्स प्रमेय को प्रूव करो, या फिर ये जो कथन लिखा हुआ है इस कथन को हमें दे दिया जाता है, फिर कहा जाता है कि इस कथन को सिद्ध करो। और इसके भी अलावा दे दिया जाता है कि एक इक्वेशन दे दी जाती है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करो, एक इस इक्वेशन को हमें प्रूव करना है। तो इक्वेशन क्या है वो अभी हम आगे आपको बताएंगे। उससे पहले हम अपना कथन पढ़ लेते हैं। कथन क्या है? कथन दिया हुआ है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर एक प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। इस कथन को हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये कथन देने दिया हुआ है, मैं इसके लिए भी हम यहाँ पर लिख देते हैं कि हमें दिया क्या क्या है। चलो देखते हैं, लिखते हैं आगे। प्लीज लास्ट तक बने रहिए, ज्यादा इसको एकदम आसानी से समझने के लिए, और बहुत ही जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको समझ में नहीं आता है। अगर नहीं भी आ रहा है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, आप एक से दो बार अगर देख लोगे तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो प्लीज बने रहिए, आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमें क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है हमें त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी के समांतर एक रेखा डीई खींची गई है। ये त्रिभुज है एबीसी, इसमें भुजा बीसी के समांतर एक भुजा डीई खींची गई है, जो एबी इस रेखा को, एबी रेखा को डी बिंदु पर और एसी रेखा को ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ये हमें दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है, जो मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि हमें इक्वेशन दे करके भी दे दिया जाता है कि इस इक्वेशन को सिद्ध कर। तो वो क्या दिया होता है, वो यही दिया होता है, ये या फिर ये। तो देखिए एडी अपॉन डीबी यानी कि एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। ये हमें सिद्ध करना है कि ये इन दोनों भुजाओं का अनुपात इन दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। और इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी यही इक्वेशन हमें दो तरह से एग्जाम में दी हुई हो सकती है, या तो इस तरह से दी हुई होती है या इस तरह से दी हुई होती है कि इसे सिद्ध करो या इसे सिद्ध करो, या कथन दे दिया होता है इस कथन को सिद्ध करो, या दे दिया था सीधे कि थेल्स प्रमेय को सिद्ध करो। तो प्लीज आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि ये क्या है। आप सारी चीजों को पढ़ोगे तो आपको याद रहेगा कि ये सारी चीजें एक ही चीज की, वो है थेल्स प्रमेय की। तो चलो हमें ये मिल गया कि सिद्ध क्या करना है। अब हम देखते हैं रचना। अब हम इससे थोड़ी सी रचना भी कर लेते हैं। वो क्या करेंगे, ये है कि डी से एसी पर डीएम तथा ई से एबी पर ईएल लंब डाला है। तो देखिए अब हम लंब डालते हैं, यानी कि डी बिंदु कहाँ ये है, डी से एसी यानी इस भुजा पर हम एक लंब डालते हैं। यहाँ से ये हमने एक लंब डाल दिया, इसका हमने नाम रख दिया डी एम, यानी इसको हमने एम नाम दे रखा। अब क्या करना है, ई से ई बिंदु ये है, ई बिंदु से ए बी पर एक और लंब डालते हैं। यहाँ ई से हम इस भुजा पर, इस वाली भुजा पर लंब डाला हमने, इसको हमने नाम दे दिया एन। ठीक है, इसको हमने एन नाम दे दिया, लंब डाला। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम बी को ई से मिला देंगे, यानी इस वाली यहाँ से एक हम रेखा खींचेंगे और एक डी को सी से मिला देंगे। ये इस तरह से ये हमारा एक, हमने इस चीज की ये रचना कर दी। चलो अब हम इसे सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो उसमें क्या करना हो, ये हमने लिखा उपपत्ति। उपपत्ति लिखने के बाद हम इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे चूंकि लिख भी सकते हो या क्योंकि का निशान भी लगा सकते हैं इस तरह से। ठीक है, एक ही बात है, हमने लिख दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। सभी को पता है, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही इजी सी बात है, छोटी सी बात है, हर किसी को पता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। तो अब हम यहाँ लिखते हैं कि त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। ठीक है, हमें क्या करना है, त्रिभुज, अभी हम कौन कौन से त्रिभुज में ले रहे हैं देखिए। ये दिया हुआ है त्रिभुज ए
डी ई, यानी कि इस पूरे त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल और अनुपात में कौन सा है, डी बी ई, यानी कि डी बी ई, ये वाला ए ही, ये वाला क्षेत्रफल, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात में लेंगे। तो किस तरह से हम लिखेंगे, देखिए त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका क्षेत्र क्या होता है, 1/2 आधार। तो ए डी ई में हमारा आधार क्या होगा, इसमें हमारा आधार होगा ए डी। कहाँ है ए डी, ये रहा, ये ए डी हमारा इसमें आधार हुआ। तो इसमें हमारी ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई होगी इसमें ई एन। तो हमने ई एन को हमने इधर ऊंचाई माना। अब 1/2 इस वाले त्रिभुज में आ जाइए बी डी ई में, बी डी ई में इसमें इसका आधार क्या होगा, इसमें इसका आधार होगा डी बी। कौन सा होगा, डी बी, ये आधार हुआ, ये आधार है। इसका लंब क्या होगा, इसका लंब होगा हमारा ई एन। अब ये तो भाई बड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो गई कि इस वाले त्रिभुज के लिए आधार ये कैसे हो गया। तो अभी देखते हैं हम इसे, अभी आपको बताते हैं कि ये किस तरह से हुआ है हमारा। ये देखिए त्रिभुज बी डी ई, इसी वाले त्रिभुज को तो हम ले रहे हैं। मान लीजिए ये त्रिभुज इस तरह से नहीं, ये इस तरह से है ये त्रिभुज, यानी इस वाले त्रिभुज को हम कुछ इस तरह से, इस त्रिभुज को हम यूं करके यूं घुमा लें इस तरह से, तो ये वाली लाइन भी तो इधर ही आ जाएगी ना। जब ये पूरा यूं घूमेगा तो ये ई एन जो है, ये जो लंब हमने डाला है वो इसी रेखा पर तो डाला है। तो जब ये त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज ये घूम करके जब यूं आएगा तो ये लंब भी तो ऐसे ही आ जाएगा। तो इसमें भी लंब कौन सा होगा इस त्रिभुज में, आधार पर भी तो होता है, तो यही तो लंब होगा इसमें। और कौन सा होगा भाई, ये आधार है इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में इस रेखा को हमने यूं आगे बढ़ाया हुआ है, तो इसमें भी तो लंब ई एन ही होगा। जब इस त्रिभुज को इस तरह से यूं रखेंगे तो समझ में आ गया ना कि ये ई एन कहाँ से आ गया इस वाले में भी। चलो इसे हम आगे करते हैं, 1/2 से 1/2 कट गया, ई एन से ई एन कट गया, तो क्या बचा, इसमें बचा ए डी अपॉन डी बी, ये बचा। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। समझ में आ गया होगा इतना तो आपको। चलो अब हम बढ़ते हैं दूसरे त्रिभुज की तरफ। दूसरा त्रिभुज यानी कि ये हमने एक चीज को सिद्ध कर दिया अभी, ए डी अपॉन डी बी, कुछ चीज आई इसमें, यानी कि ये वाली इक्वेशन हमें मिल गई। अभी हमें इस वाली इक्वेशन को और भी बनाना है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, अब हमें करना है, कौन से त्रिभुज में करना है, अब करेंगे त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल। तो कैसे होगा ये भी इसी तरह से होगा जैसे कि अभी हमने ये जो बाकी का, ये जो पहला हल हमने निकाला इस तरह से निकालेंगे। यानी कौन कौन से त्रिभुज में ले रहे हैं पहले हम उसे और देख लेते हैं। देखिए अब है ये त्रिभुज ए ई डी, यानी कि ऊपर वाला त्रिभुज हमारा सेम है। अभी इस वाले में ए डी ई लिया था तो ए डी ई लिख लो या ए ई लिख लो, सेम बराबर। यानी इसी वाले त्रिभुज में अभी हम फिर से ले रहे हैं यहाँ। और नीचे कौन सा त्रिभुज लिया है, नीचे त्रिभुज लिया है ई सी डी, यानी नीचे हमने इस वाले, पहले हमने इस वाले त्रिभुज में लिया था, अब हम इस वाले त्रिभुज में ले रहे हैं, इस वाले त्रिभुज में, इस वाले में ले रहे हैं हम। समझ में आ रहा है ना आपको हम कौन से त्रिभुज में ले रहे हैं। यानी पहले हमने लिया था इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में लिया था, उससे हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दिया। हम इक्वेशन नंबर सेकंड बनाने के लिए इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो चलो बढ़ते हैं अपने इक्वेशन की तरफ। देखिए इसको हम लिख लेंगे 1/2 त्रिभुज ए ई डी का जो क्षेत्रफल होगा उसको, तो इसे हम लिखते हैं, इसमें हम आधार क्या माने, इसे माने हमने ए ई इंटू डी एम। त्रिभुज ए ई डी में 1/2 आधार हमने माना है ए ई को, और ऊंचाई हमने मानी है डी एम को, इसको। ठीक है, अब 1/2 इस वाले में आ जाओ, सॉरी इक्वेशन लग गई यहाँ, ये गुणा का निशान है। ए त्रिभुज ई सी डी में, अब इस वाले त्रिभुज में लेते हैं, इस वाले 1/2, इसमें हम आधार क्या लेंगे, सभी हम आधार लेंगे ई सी को हमने आधार माना, तो इसमें हमारा लंब क्या हो जाएगा, डीएम होगा। जैसे अभी यहाँ ई एन जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से इसमें डीएम होगा। इसको भी हम काट पीट कर लेते हैं, ऐसे ये कट गया, ऐसे ये कट गया, क्या बचा, ऐसा बचा हमारा ए ई अपॉन ई सी। इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड लिख सकते हैं।
लिख लिया हमने, लिख सकते नहीं, ये वाली क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गई। अब देखो समझने वाली चीज क्या है। समझने वाली चीज ये है कि आधार सेम हो, ये कोई हमारी दो रेखाएं हैं ये, यानी कि किसी भी चीज में ये जो आधार है ये हमारे अगर आधार सेम हो, तो सेम आधार पर अगर हमारा कोई त्रिभुज बना हुआ है इस तरह से, ये कितने भी त्रिभुज कहीं भी बने हुए हो, आधार सेम हो, ये आधार सेम है और इस पर कितने भी त्रिभुज बना दिए जाएं यूं करके, तो इन सारे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो सबका बराबर ही होगा। ठीक है, यानी कि आधार सेम होने पर त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान होते हैं। समझ में आ गया होगा इतना तो आपको। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिखते हैं कि त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वीडियो को रोक कर एक बार फिर से देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। इक्वल टू त्रिभुज सी ई डी का क्षेत्रफल। कैसे देखिए, इक्वेशन में डायग्राम में त्रिभुज बी, ये रहा बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज सी ई डी, यानी आधार समान है इस वाले त्रिभुज के। देखो इस वाले त्रिभुज का ये जो त्रिभुज है और इस वाले त्रिभुज का आधार समान है, यही है, ये भुजा कॉमन है दोनों त्रिभुजों में। तो जब आधार समान है तो उनका क्षेत्रफल समान होगा। मैंने यहाँ आपको समझाया तो उसी तरह से हमने इसे यहाँ यूं लिख लिया। तो मान लेते हैं हमने इसको क्वेश्चन नंबर 3 नाम दे दिया। ठीक है, इसको हमने क्वेश्चन नंबर 3 लिखा और आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ लिखते हैं कि समीकरण सेकंड से लिखते हैं। समीकरण सेकंड कौन सा हमारा? ये वाला है। इसी में देखो त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। यही तो है हमारी क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, अब इसमें हम क्या लिख सकते हैं? देखिए इसको हम, ये जो त्रिभुज लिखा हुआ है त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल, इसे हम ये भी लिख सकते हैं। अब ये देखो त्रिभुज ई सी डी का है हमारा, ये रहा ई सी डी या सी ई डी, एक ही बात है। त्रिभुज ई सी डी कह लो या सी ई डी कह लो या डी ई सी कह दो, त्रिभुज यही है। यहाँ हमने इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के बराबर माना है, तो हम ई सी डी यानी इसकी जगह पर हम इसे लिख सकते हैं ना। तो हम यहाँ इसे लिख लेंगे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। ठीक है, अब ये देखो कि ये वाली चीज कहाँ है? ये वाली चीज हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यहाँ लिखी हुई है नी ए डी ई, यानी ए ई डी। मैंने आपको बता दी कि ये यहाँ से ए ई डी लिख लो या ई सी डी लिख लो इस त्रिभुज की, यहाँ से शुरू करके ऐसे पढ़ लो या यहाँ से शुरू करके ऐसे पढ़ लो या यहाँ से शुरू करके आप ऐसे पढ़ सकते। त्रिभुज त्रिभुज ही रहेगा, चतुर्भुज नहीं बन जाएगा। ठीक है, त्रिभुज ए डी ई अपॉन त्रिभुज बी डी ई, यही तो है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये किसके बराबर? ये हमारा ए डी अपॉन डी बी के बराबर। तो हम इसे यहाँ लिख सकते हैं ए डी अपॉन डी बी, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। चलिए, अब ये सारी चीजें बराबर होगी, तो अब हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं? यहाँ जगह नहीं है, मैं आपको यहाँ लिखकर इसे बता देती हूँ, नहीं तो आपको नीचे दिखाई नहीं देगा। देखिए यहाँ, अब बस प्रूफ हो गया, जरा सा रह गया है। ठीक है, ये चीज इसके बराबर है, ये वाली चीज इसके बराबर है और ये चीज हमारी इसके बराबर है। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसलिए ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी बी। ये हो गया, यही हमें सिद्ध करना था। यहाँ आके देखते हैं, ये रहा ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी बी। इधर उधर हो गया, कोई बात नहीं, बात सेम ही है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, डी वी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये हो गया, इसको हमें ब्रैकेट में जरूर बंद कर देना चाहिए। जो हम किसी भी चीज को सिद्ध कर देते हैं वो चीज हमारी सॉल्व होके आएगी, तो हमें आंसर को ब्रैकेट में जरूर बंद कर देना चाहिए, जिससे कि समझ में आ सके कि हाँ ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ये हो गया। इसी चीज को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, भुजाओं का अनुपात में भी इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए डी अनुपात डी वी इज इक्वल टू
AE अनुपात EC, ठीक है। और यही हमें सिद्ध करना था। इसके बाद में हम यहाँ लिख सकते हैं इति सिद्धम या दैट्स ऑल। तो आई होप आपको प्रमेय समझ में आ गई होगी। अगर नहीं भी आई तो प्लीज आप एक बार फिर से देख लीजिएगा। बहुत ही इजी है, मैंने आपको बहुत ही इजी तरीके से बताने की कोशिश भी की है। आपको समझ में आया हो तो प्लीज कमेंट में बताइएगा। और हाँ, थेल्स प्रमेय से पहले पाइथागोरस प्रमेय वो भी मैंने वीडियो बना दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी। पाइथागोरस प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय का विलोम दोनों तरह की वीडियोस हैं, आप जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।